Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. In this episode we are going to solve questions which comes in UGC NET CS December 2018. हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस एपिसोड में हम दिसंबर 2018 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे, देन नेक्स्ट एपिसोड में जून 2018 के, देन 19 के एंड 20 ईयर्स के। ये एपिसोड उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यदि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज ब्लैंक कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस। मीन्स ये क्वेश्चन हमारा डीबीएमएस से लिया गया। ओके, जो बिल्कुल फ्रेशर है मैं उनके लिए बता दूं कि रिलेशन मीन्स यहाँ पर बात हो रही है टेबल की, और एसक्यूएल डेटाबेस की यहाँ पे बात हो रही है। अब हमको यहाँ पे 4 कमांड दी गई है। एक रिमूव कमांड हमारे सामने है, एक डिलीट कमांड है, ड्रॉप कमांड है और एक अपडेट कमांड है। सो यदि हम यहाँ पे देखें, हमको 2 नेम्स फेमिलियर मिल रहे हैं, एक है डिलीट टेबल वाला और एक है ड्रॉप टेबल वाला। अपडेट को यदि हम देखें तो हमको नेम से मालूम पड़ रहा है अपडेट टेबल। ये कमांड क्या करती होंगी कि जो भी हमारा टेबल है, ओके, उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को अपडेट करने के काम में आती है अपडेट कमांड, ठीक। और एसक्यूएल में रिमूव कमांड का तो हम यूज़ करते ही नहीं है। अब रही बात डिलीट और ड्रॉप की, तो डिलीट कमांड जो होती है ये है डीएमएल, और जो ड्रॉप कमांड है वो है डीडीएल। डिलीट कमांड क्या करती है, किसी भी टेबल के अंदर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एंट्रीज रखी हुई है, ओके, तो उस एंट्रीज को रिमूव करने का काम करती है डिलीट कमांड, या हम बोल सकते हैं कि टेबल को खाली करने का काम करती है डिलीट कमांड। लेकिन जो ड्रॉप कमांड होती है ये पूरे टेबल को ही डेटाबेस से हटा देती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ब्लैंक कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी। सो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक बुलियन एक्सप्रेशन, और हमें यह बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है। तो हम सिंपल यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को। हमें बुलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। सो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट बी हमारे पास में है, हमने ए को कॉमन निकाल दिया, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी यहाँ पर रहेगा। और यदि बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी हम लोग देखें तो हमें क्या मिलने वाला है 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो 1 को मैं यहाँ पे पुट ही नहीं करता हूँ। अब हमें क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए बार। ए प्लस ए बार यहाँ पे हो जाता है 1, तो हमारे सामने क्या रिमेनिंग है, ए प्लस बी। सो यदि हम देखें ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच कर रहा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन मैथमेटिकल लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट वो होती है जिसका आंसर यस और नो में आ सके। सो यदि हम लोग देखें देयर विल बी स्नो इन जनवरी, तो इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। व्हाट इज द टाइम नाउ, सेकेंड का आंसर नहीं दे सकते। टुडे इज संडे, सो इसका आंसर भी हम यस और नो में दे सकते हैं। और जो फोर्थ वन है इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। यदि हम लोग देखें फर्स्ट एंड थर्ड, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइनरी सर्च ट्री इज कंस्ट्रक्टेड, ओके, बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर। ये हमको नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो हमें बताना है कि जो बाइनरी सर्च ट्री बन के रेडी होगा उसमें नंबर ऑफ नोड्स लेफ्ट सब ट्री में कितने हो गए। सो एक रूल हमको याद रखना है, ओके, कि जो पेरेंट नोड होता है वो लेफ्ट नोड से ग्रेटर होता है और राइट नोड से स्मॉल होता है। ये हमको ध्यान रखना है इस रूल को।
अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट से। पहले हमारे पास है 60, देन है 25। हमको ध्यान रखना है कि स्मॉल को लेफ्ट में रखना है और लार्ज को राइट में रखना है। हमेशा ये कंपेयर होगा अपने पेरेंट्स से जब भी आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो। तो मैं यहाँ पे ट्री बनाते जा रहा हूँ उसी रूल्स को फॉलो करते हुए। तो ये हमारे सामने ट्री बन के रेडी है। अब हमें क्या बताना है कि लेफ्ट सब ट्री के अंदर कितने नोड्स है। सो अगर मैं देखो हमारे पास में पेरेंट नोड यहाँ पर है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। और अगर हम लेफ्ट सब ट्री में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नोड्स है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया गया है अ बॉक्स कंटेन 6 रेड बॉल्स 4 ग्रीन बॉल्स। साथ ही हमको यहाँ पे दिया गया है कि 4 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द सेलेक्टेड बॉल्स विल बी रेड एंड 2 विल बी ग्रीन। सो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें दिया गया है 6 रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। ओके, और हमको ये भी पता है कि जिन बॉल्स को हम सेलेक्ट करेंगे वो रेड एंड 2 विल बी ग्रीन है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 6C2 हमने यहाँ पे लगा दिया और साथ में हमने यहाँ पे लगा दिया 4C2। ओके, टोटल बॉल्स कितनी हमारे पास 10 और सेलेक्ट कितनी करना है 4। अब हमको सॉल्व करना है इस कैलकुलेशन को। तो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें मिलेगा यहाँ पे 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 1 और साथ में हमको मिलेगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 1 समथिंग लाइक दिस। और इसने टोटल को हमको सॉल्व करना है। सो 10C4 हमारे पास में है तो हमको 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1। अब इतना जो कैलकुलेशन है हमको सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे कैलसी का यूज़ कर रहा हूँ और कैलसी का यूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पर आंसर मिला 3/7। ओके, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द ग्राफ शोन बिलो। हमें यहाँ पे यूज़ करना है क्रस्कर्स एल्गोरिथम का और ये बताना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ओके, और जो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री आएगा हमको उस मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट बताना है। सो क्रस्कर्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमको मिनिमम एज वाली जो भी हमको एज दिखाई जाए उसको सिलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे 1 यहाँ पर शो हो रहा है, मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने अनादर 1 को सिलेक्ट कर लिया, देन अनादर 1 को सिलेक्ट कर लिया। ओके, देन हमने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे 1 more 2 को ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 more 2 को ले लिया, जिस एज का वेट 2 था मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब हम 3 को देखते हैं। अगर मैं इस 3 को लेता हूँ ओके तो यहाँ पे लूप बन रहा है तो ये वाला 3 नहीं लेंगे। हमने इस 3 को यहाँ पे ले लिया। हमको एज इस तरीके से लेना है कि लूप नहीं बनना चाहिए। ओके, नाउ सारे 3 को हम ले चुके, अब 4 की बारी। तो 4 यदि मैं देखूँ तो मैं इस 4 को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अब किसी भी एज को हम यहाँ पे नहीं ले सकते। हमने सारी एजेस को आपस में कनेक्ट कर, सारे वर्टाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लिया है। तो हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला। अगर हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारे सामने है, मीन्स अब ये ग्राफ नहीं है, ये क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसका वेट कुछ इस तरीके से। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सभी का सम कर देना है। 2 + 1 + 3 + 2 +1 +2 +1 एंड +4। सो सम करने पे हमको यहाँ पर कितना मिल रहा है, 16। ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स।
हमको ये नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन नंबर्स को 1 बाय 1 इस तरीके से पुट करना है कि मैक्स हीप बनना चाहिए। अब मैक्स हीप मीन्स होता क्या है? मैक्स हीप वो हीप होता है जिसके अंदर जो पेरेंट नोड होता है, ओके, पेरेंट नोड का जो वेट होता है हमेशा अपने चाइल्ड से ज़्यादा होता है, यानी पेरेंट नोड इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट नोड एंड पेरेंट नोड इज़ ग्रेटर देन राइट नोड। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्स हीप। इसी तरीके से मीन हीप भी होता है जो कि मैक्स हीप का जस्ट अपोजिट होता है। सो हमें ये बताना है कि जो भी मैक्स हीप बनेगा, ओके, जो नंबर्स को हम लोग इंसर्ट करेंगे वो इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन से मैच करेगा। तो मैं यहाँ पे मैक्स हीप बना देता हूँ। हमारा मैक्स हीप कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर 42, लेफ्ट में आ जाएगा 40, देन यहाँ पे आ जाएगा 35, देन यहाँ पे आ जाएगा 25, देन यहाँ पे आ जाएगा 22, देन यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा 26। और यदि आपको डाउट हो कि मैंने ये मैक्स हीप किस तरीके से बनाया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बना के दे दूंगा कि आखिर मैक्स हीप बनाते कैसे। एक्चुअली यदि आप इस चैनल पर सर्च करेंगे तो मैंने एक लेक्चर वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया है कि मैक्स हीप बनाते कैसे। सो अब यदि हम ऑर्डर देखें, सबसे पहले 42 आएगा, देन 40, देन 35, देन 25, देन 22, 30 एंड 26। सो यदि हम लोग देखें जो हमको ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर से ऑप्शन डी मैच करता है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से लिया गया है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। यहाँ पर यूज़ करना है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, और हमको यहाँ पर 3 पेजेस दिए गए हैं और यहाँ पर हमको पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है और हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मेमोरी बना लेते हैं जिसके अंदर 3 पेजेस आ सकते हैं एक टाइम में। मैंने यहाँ पर एक मेमोरी बना ली। सबसे पहले यदि मैं देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है, तो फर्स्ट और सेकेंड को हमने रख दिया। ओके, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड तो ऑलरेडी है, हम 4 से इंसर्ट करना शुरू करेंगे। अब 4 की बारी है। फर्स्ट सेकेंड पहले से है, यहाँ पे 4 आ गया। ओके, 4 फर्स्ट टाइम आया है, ये पेज फॉल्ट है। देन 5 की बारी है, हमको यूज़ करना है फीफो, तो 5 क्या करेगा, 1 को रिप्लेस कर देगा, ये भी पेज फॉल्ट है। अब बारी है 2 की, 2 मेमोरी में पहले से ही है, ये पेज हीट है। अब बारी है 1 की, 1 क्या करेगा, 2 को रिप्लेस कर देगा, ये पेज फॉल्ट है। अब बारी है 2 की, 2 क्या करेगा, 4 को रिप्लेस कर देगा, ये भी पेज फॉल्ट है। अब बारी है 4 की, 4 रिप्लेस कर देगा 5 को, ये भी पेज फॉल्ट है। यदि हम देखें तो हमें टोटल 1 2 3 4 5 पेज फॉल्ट मिल रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। एग्जाम में क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट से पेज हीट पूछा जाता है, पेज फॉल्ट पूछा जाता है। जनरली ये क्वेश्चन बनते ही है। अब पेज हीट पेज फॉल्ट निकालते कैसे, इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आपकी तरफ से क्वेश्चन हो तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का डिटेल सॉल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम से, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो हमको प्रोसेस दी गई है और सीपीयू का बर्स्ट टाइम दिया गया है। ओके, साथ ही हमको यहाँ पे यूज़ करना है राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, और हमको क्वांटम दिया गया है 4 मिलीसेकेंड। हमको बताना है वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गैंट चार्ट को क्रिएट करेंगे और हमको पता है कि गैंट चार्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, P1 से, और हर प्रोसेस कितने टाइम के लिए चलेगी, 4 मिलीसेकेंड के लिए, क्योंकि राउंड रोबिन है। पहले P1 चलेगा 4 मिलीसेकेंड के लिए। अब P1 का रिमेनिंग है 1 ओनली। अब P2 की बारी, P2 चलेगा 4 मिलीसेकेंड के लिए, CPU पहुंच गया 8 पे, P2 का रिमेनिंग है 3। अब बारी है P3 की, P3 चलेगा 4 मिलीसेकेंड के लिए, CPU पहुंच गया 12 पे।
P3 का रिमेनिंग है 2। अब बारी है P4 की। P4 चलेगा 4 मिली सेकेंड के लिए। CPU पहुंच गया 16 पे। P4 चल के CPU के बाहर निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली चीज़ है, अगर P4 CPU के बाहर निकल गया है, कंप्लीट हो गया है, तो आगे उसको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी CPU में नहीं है। हमें बताना है P4 का वेटिंग टाइम, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। और अगर सभी प्रोसेस सेम टाइम पे यानी 0 मिली सेकेंड पे CPU के अंदर आई थी, तो इसके अकॉर्डिंग 0 से लेके 12 मिली सेकेंड तक P4 ने वेट किया। तो P4 ने कितना वेट किया? 12 मिली सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको यहाँ पर एक सूडो कोड दिया गया है, साथ ही बताया गया है एम इज नॉन निगेटिव इंटीजर डेट हैज़ बीन इनिशलाइज्ड। हमको p 0 दिया है, k को 0 से इनिशलाइज किया है, और यहाँ पर एक वाइल लूप दिया गया है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन है k इज लेस देन m, और हमको यहाँ पर दिया गया है p इक्वल्स टू p प्लस 2 टू द पावर k, k इक्वल्स टू k प्लस 1, और हमको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप इनवेरिएंट फॉर द वाइल स्टेटमेंट। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम 4 ऑप्शंस के ऊपर देखते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? k इज़ लेस एंड इक्वल टू m। ओके, 4 ऑप्शंस के अंदर है। पहले हम यहाँ से पता करते हैं कितने ऑप्शंस को हम कम कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो हमें क्या दिया गया है? k इक्वल्स टू k प्लस 1, और लूप कब तक चलेगा? k इज़ लेस देन m तक के, यानी k का इंक्रीमेंट हो रहा है लेस देन m तक के। तो इसका मीनिंग ये है कि k की वैल्यू लेस देन m रहेगी, लेकिन हो सकता है कि जब k का इंक्रीमेंट हो लास्ट टाइम तो k m के इक्वल भी हो जाए। तो इसका मीनिंग ये है कि ऑप्शन A और ऑप्शन B में से एक हमारा आंसर हो सकता है, और जो C वाला ऑप्शन है जो लेस देन m बता रहा है k की वैल्यू, और D वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हम कर देते हैं। अब A और B में से हमको सॉल्व करना है। अब हमको A के अंदर दिया है p इक्वल्स टू 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1, एंड B के अंदर दिया है p इक्वल्स टू 2 टू द पावर k माइनस 1। सिंपल, हमको इस स्टेटमेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट देखें 2 टू द पावर k दिया है, इसका मीनिंग क्या? k की वैल्यू तो अभी 0 है, यानी 2 की पावर 0 हमको मिलेगा जो कि 1 है। ओके, और नेक्स्ट टाइम जब k का इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 1 हमको 2 मिलने वाला है। फिर k का इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो 1 से k की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 की पावर k हमें कितना मिलेगा? 4। फिर k का इंक्रीमेंट 1 से होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी, हमें कितना मिलेगा? 8। तो यदि हम देखें तो 1 2 4 8, यानी हर बार हम लोग ये यहाँ पे देखें और यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा ऑप्शन बी हमारा आंसर है। हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से केक का एग्जाम्पल लेना है। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में इस क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करके देखेंगे क्या कि सूडो कोड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डर्टी बीट इज यूज टू शो डाउन। सबसे पहले डर्टी बीट होती क्या है? डर्टी बीट को मॉडिफाइड बीट के नेम से भी जानते हैं, जो कि एक कंप्यूटर मेमोरी के ब्लॉक से एसोसिएटेड होता है, और ये बताता है कि मेमोरी का वो ब्लॉक मॉडिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर हम सिंपल देखें तो ऑप्शन सी हमारी डेफिनेशन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिकॉज बहुत लेंदी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगा। सो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमको 3 मीन्स वेन डायग्राम का यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं 3 सर्कल्स यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अब मैं 3 सर्कल्स क्यों बना रहा हूँ? जिसमें से एक सर्कल रहेगा बस के लिए, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, अनदर सर्कल रहेगा ट्रेन के लिए, और अनदर सर्कल रहेगा ऑटोमोबाइल के लिए। अब जो क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको फिल कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस को 30 पीपल, ट्रेन को 35 और ऑटोमोबाइल को 100 पीपल ने सेलेक्ट किया। तो मैं फिल कर देता हूँ 30, 35 एंड 100।
लेकिन इसके अलावा दिया है कि बस और ट्रेन को 15 पीपल ने सेलेक्ट किया था, एंड बस एंड ऑटोमोबाइल को भी 15 पीपल ने, और ट्रेन और ऑटोमोबाइल को भी 20 पीपल ने। लेकिन सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि तीनों को सेलेक्ट करने वाले कितने लोग थे, 5, और बस और ट्रेन को 15 थे, मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, 10 + 5 कितना हो गया 15, और साथ में बस और ऑटोमोबाइल को सिलेक्ट करने वाले 15 थे, मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, 10 + 5 कितना हो गया 15, ट्रेन और ऑटोमोबाइल को सिलेक्ट करने वाले 20 थे, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 15। हमारा वेन डायग्राम बन के रेडी है। अब थोड़ा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ मैंने 30 लिखा था, ओके, जबकि 10 + 5 + 10 ये मिलके बना रहे 25, तो मैं 35 में से 25 को माइनस कर दूंगा, हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ओनली 5। इसी तरीके से 35 को भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 5, और 100 को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 70, क्योंकि इतना पूरा सर्कल मिला के यहाँ पर कितना हो रहा था 100। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पीपल कंप्लीटेड द सर्वे, तो हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना, ये नंबर ऑफ पीपल है। जब हम सम करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि 120 हमारा आंसर आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यदि हम यहाँ पे देखें, हमें दिया गया है सपोज दैट एवरीवन इन अ ग्रुप ऑफ n पीपल wants to communicate secretly with n-1 other people using symmetric key cryptographic system। साथ ही हमको दिया गया है द कम्युनिकेशन बिटवीन एनी 2 persons शुड नॉट बी डिकोडेबल बाय द अदर्स इन द ग्रुप, द नंबर ऑफ कीज रिक्वायर्ड इन द सिस्टम एज ए होल टू सेटिस्फाई द कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट इज। अगर हम देखें सिंपल एक क्वेश्चन को इस तरीके से, मान लीजिए कि 10 पीपल एक ग्रुप के अंदर है, अब इन 10 पीपल में से एक बंदा बाकी के 9 लोगों से बात करना चाहता है, तो हमको एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। वो फार्मूला कुछ इस तरह से 10 × 10 - 1/2, ये सिंपल फार्मूला है, बट 10 की प्लेस पे क्या है n, तो हम क्या यूज़ करेंगे n × n - 1/2, इससे हमको आंसर मिल जाएगा। तो यदि हम देखें ऑप्शन डी हमारे आंसर से मैच कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, सो यदि हम लोग देखें फर्स्ट को, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड इज यूजफुल इन क्रिएटिंग सेल्फ रिलोकेटिंग कोड, सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी को यदि देखें, इफ ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड इज इंक्लूडेड इन एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ओके, यदि हम पूरे सेंटेंस को रीड करें तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये रॉन्ग है। इन ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डेटा आइटम एक्सेस, एंड दिस इज करेक्ट। सो यदि हम 4 ऑप्शंस के अंदर देखें तो ऑप्शन बी हमारे आंसर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस रेसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड रेडी एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन इज केप्ट ऑन। अगर हम सिंपल देखें, अभी प्रोसेस कहाँ है, मेन मेमोरी में, और रेडी एंड वेटिंग है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो प्रोसेस कहाँ पर जाएगी, रेडी क्यू के अंदर। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमने एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम को रीड किया था, जहाँ पे रेडी क्यू था, ओके, जहाँ पे रन था, जहाँ पे वेट था, जहाँ पे टर्मिनेट था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेडी क्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच होमोजीनियस 2D मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म्स द फिगर ए इनटू द फिगर बी। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, ए जो है इसको बी में ट्रांसफॉर्म करना है, और 4 ऑप्शंस में से कौन सा मैट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे। सो हम ऑप्शन ए को बी में कन्वर्ट करने वाले, ये हमको ध्यान रखना है, ओके। सो अगर मैं देखूँ ऑप्शन ए को, सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगी कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, माइनस, अब हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए जो कि हमको 2 मिलेगी। अगर मैं एक्स टर्मिनल पे देखूँ तो हमको यहाँ पर मिलने वाला है 6, और सिंपल यदि हम लोग देखें तो बाकी की वैल्यू जो है साइन थीटा की हमको 1, कॉस थीटा की 0, देन वाई टर्मिनल की वैल्यू हमको 1 मिलेगी, ओके, देन 0, देन 1। सो यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन डी से हमारा आंसर मैच कर रहा है।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो यदि हम यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में हमको दिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एंड सॉफ्टवेयर कपलिंग की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड कर लीजिए। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कपलिंग की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट वन, कॉमन कपलिंग ऑकर्स व्हेन टू मॉड्यूल्स शेयर द सेम ग्लोबल डेटा, जो कि करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्यों को। कंट्रोल कपलिंग ऑकर्स व्हेन मॉड्यूल शेयर अ कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर एंड यूज ओनली पार्ट्स ऑफ इट, सो दिस इज रॉन्ग हियर। एक्चुअली होता क्या है, कंट्रोल कपलिंग के अंदर वन मॉड्यूल अनादर मॉड्यूल को शेयर करता है। यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं कि वन मॉड्यूल अनादर मॉड्यूल के कोड को यूज़ करता है, ये होता है कंट्रोल कपलिंग। सो ऑप्शन क्यू इज द रॉन्ग। नाउ थर्ड वन, आर, कंटेंट कपलिंग ऑकर्स व्हेन वन मॉड्यूल मॉडिफाइज और रिलाइज ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ अनादर मॉड्यूल, सो ऑप्शन आर इज करेक्ट। यदि हम लोग देखें पी और आर हमको करेक्ट मिला है, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको यहाँ पे सी प्लस प्लस का फंक्शन दिया गया है एफ। ओके, सो इस फंक्शन को देखने के बाद तो हमें बताना है कि इस फंक्शन का पर्पस क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी हमको दिया गया है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताता हूँ कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब सी आंसर क्यों है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग में देखें, एक इंटीजर एक्स करके वेरिएबल लिया गया है जिसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग लेंथ नाम का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मान लो कि स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर ले ली जयेश। ओके, ये हमने एग्जांपल में ले लिया है। देन एक सी नाम का वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है। अब फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, आई लेस देन एक्स। एक्स कितना, यहाँ पे लेंथ कितनी है 6, तो यहाँ पे हमने आई लेस देन 6 ले लिया। और आई प्लस प्लस यानी आई का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। हमको दिया गया है कैरेक्टर सी के अंदर डब्ल्यू आई को हमने स्टोर कर दिया, यानी सी के अंदर क्या हो रहा है, इंडेक्स नंबर 0 जाएगा, आई की वैल्यू 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। नेक्स्ट यदि हम देखें तो डब्ल्यू आई इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स माइनस आई माइनस 1। यानी सिंपल सोचने वाली चीज़ यहाँ पे है कि ये जो लेंथ है हमारे पास डब्ल्यू आई के पास में जिस ऑर्डर में कैरेक्टर्स दिए गए स्ट्रिंग के अंदर, जैसे पहले जे जाएगा, देन ए, देन वाई, देन ई, देन एस, देन एच, इसी ऑर्डर में ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी। यदि हम देखें तो ऑप्शन सी हमारे आंसर से मैच कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पी आर टी ऑब्लिक सी पी एम द मर्ज इवेंट रिप्रेजेंट ब्लैंक ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। तो यहाँ पर सिंपल आएगा, द पी आर टी ऑब्लिक सी पी एम द मर्ज इवेंट रिप्रेजेंट्स कंप्लीशन ऑफ 2 और मोर इवेंट। डेट मीन्स ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रामर एस जनरेट एस या फिर डबल एस इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्टिव पासिंग बिकॉज द ग्रामर इज। सो इसका करेक्ट आंसर है एम्बिगियस। आखिर एम्बिगियस ग्रामर होती क्या है? एम्बिगियस ग्रामर वो होती है जिसके लिए मोर देन वन पास ट्री बन सके। अब मोर देन वन पास ट्री भी मीनिंग है यहाँ पर बात हो रही है लेफ्ट ऑर्डर पास ट्री या फिर राइट ऑर्डर पास ट्री। अगर दी गई ग्रामर से मोर देन वन लेफ्ट ऑर्डर पास ट्री या राइट ऑर्डर पास ट्री बनते हैं, हम क्या बोलेंगे, गिवन ग्रामर एम्बिगियस है। एक्चुअली मैंने अपलोड किया है लेक्चर वीडियो इसी चैनल पे कि आखिर एम्बिगियस ग्रामर होती क्या है। यदि आपको एम्बिगियस ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको एम्बिगियस ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नॉट ओनली एम्बिगियस ग्रामर, हमने काफ़ी कुछ वर्क किया है ग्रामर के ऊपर, मीन्स CFG के ऊपर, जो कि आपको लेक्चर वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर अ सिस्टम विथ 2 लेवल कैचे, एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1 कैचे, लेवल 2 कैचे एंड मेन मेमोरी आर 0.5 नैनोसेकेंड, 5 नैनोसेकेंड, 100 नैनोसेकेंड।
मीन्स कुछ इस तरीके से हमको दिया है। यहाँ पे बना देता हूँ लेवल 1 कैचे, यहाँ पर हमने ले लिया लेवल 2 कैचे और यहाँ पर हमने ले लिया मेन मेमोरी और इनके लिए हमको टाइम दिया गया है 0.5 नैनो सेकेंड, देन 5 नैनो सेकेंड एंड 100 नैनो सेकेंड का। साथ ही हमको दिया गया है द हीट रेट्स ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 कैचेस आर 0.7 एंड 0.8। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं हीट रेट्स। लेवल 1 के लिए 0.7 है और लेवल 2 के लिए 0.8 है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द सिस्टम इग्नोरिंग द सर्च टाइम विद इन द कैचे। सो एवरेज एक्सेस टाइम निकालने के लिए हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हीट रेट, लेवल 1 की हीट रेट कितनी है 0.7 इंटू लेवल 2 का हमको हीट रेट लेना है जो कि 0.8 है। सो इतना हम सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। ओके 1 माइनस हीट रेट ऑफ लेवल 1 दैट इज 0.7 इंटू हीट रेट ऑफ लेवल 2 कैचे दैट इज 5, सॉरी नॉट 5, दैट इज 0.8 फॉर लेवल 2। Now the excess time for level 2 is 5. Then plus हमें यहाँ पे यूज़ करना है 1 माइनस 0.7, देन 1 माइनस 0.8, देन हीट रेट ऑफ मेन मेमोरी दैट इज़ 1 एंड एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी दैट इज़ 100। और जब हम इतना सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हमको आंसर मिलेगा 7.55 नैनो सेकेंड। अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अगर इसके लिए एक फॉर्मूला यदि हमारे पास में होता तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा इजी हो जाती। तो वो फॉर्मूला हमारे पास में है ये एवरेज एक्सेस टाइम निकालने के लिए। अगर हम H1 को देखें तो हमारे पास H1 क्या है 0.7, हमारे पास T1 है 0.5, देन हमारे पास में यदि हम लोग देखें तो H2 दिया गया है 5, सॉरी नॉट 5, 0.8, हमारे पास में T2 है 5। ओके हमें दिया गया है Tm जो कि 100 है और जो हीट रेट है मेन मेमोरी की वो होती है 1। हमको इस तरीके से इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। And their total 100 questions in December 2018 question paper. Okay, now we completed 21 and the remaining questions we are going to cover in next episode. So इस एपिसोड में यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बनाएंगे। और यदि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी ज़रूर करें और साथ में यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।